हेलो हेलो और वेलकम। आगे स्टार्ट करते हैं। कूलम लॉ मैं करवा रहा था आपको, तो उसी पे एक नया टॉपिक है, ध्यान से देखना और एक काम करना भी। सुनो, ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्टली पूछते हैं। मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम लॉ। तो ये एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम लॉ है, उसको अच्छे से समझाओ और डायग्राम वगैरह बनाओ, उसका डेरिवेशन करो, उससे हमें क्या मतलब सीखने को मिला वो बताओ। तो ये आप एक काम करना, इसको बार बार रिवाइज करना और इसको अच्छे से देखना भी, ठीक है। मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में इसीलिए कवर अप कर रहा हूँ ताकि इस अच्छे डेरिवेशन को आप कोई भी हद में ठीक है मतलब छोड़ो मत, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार इसको देखते हैं। सुनो, हेडिंग क्या है हमारी हेडिंग है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम लॉ। देखो क्या मीन हुआ हेडिंग का। हेडिंग का मीन ये हुआ कि आपको ये पता है कि जो एक आपका जो कूलम फोर्स होता है वो आपका होता है, मैं अगर बोलूँ तो फोर्स कौन सा भी हो, आपका फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। अब वेक्टर क्वांटिटी अगर फोर्स होता है तो हमें इसको वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हमें ये बताना पड़ेगा कि जो कूलम फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। हमें ये भी बताना पड़ेगा कि कूलम फोर्स होता है उसमें उसका मतलब किस डायरेक्शन में वो एक्ट करता है, किस तरह से एक्ट करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पीछे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था F = K Q1 Q2 अपॉन में R², इसके अंदर सिर्फ हमने ब्रीफली बोला था, मतलब ये जाना था कि कूलम फोर्स क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हालांकि मैंने तो चीज़ों को इतना भी कॉम्प्लिकेट नहीं किया, मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगाया भी नहीं, ठीक है, और ना ही आपको लगाना है, क्योंकि अगर यहाँ पे वेक्टर लगाओगे तो फिर यहाँ पे डायरेक्शन दिखाओगे, फिर यहाँ पे डायरेक्शन दिखाओगे तो इस पे वेक्टर लगाओगे, इस पे वेक्टर लगाओगे तो इसका स्क्वायर है, इस पे मोड लगाओगे। तो इससे अच्छा यहाँ पे सब कुछ हटा के लिखो ना फॉर्मूला, ठीक है। जहाँ तक हो सके चीज़ों को अगर नहीं ज़रूरत है तो उनको बेकार में कॉम्प्लिकेट मत करो, ठीक है। मैं अगर आपको रियलिटी बोलूँ तो बच्चे कंफ्यूज यही होते हैं, स्केलर वेक्टर। डायरेक्टली अगर देखो, स्केलर में किसी को समस्या नहीं होती, समस्या होती है वेक्टर के अंदर, क्योंकि 11th के अंदर सिलेबस को ढंग से कवर अप करते नहीं है, फिर ये सोचते हैं कि वेक्टर में कहाँ क्या आएगा। तो इससे अच्छा तो आप यहाँ यूज़ ही मत करो, वेक्टर का साइन ही यूज़ मत करो, डायरेक्टली उसको लिखो, फिर आपको खुली छूट है, ठीक है। चलो आगे इसमें स्टार्ट करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। सबसे पहले तो फोर्स को वेक्टर की तरह समझने के लिए हम लोग करते क्या है, एक ग्राफ लेते हैं, ठीक है। ये सबसे मतलब एक फिज़िक्स को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आपने देखा भी होगा, ठीक है, हमारी अर्थ पे जीपीएस और कैसे काम करता है। जीपीएस में हर जो मतलब स्थान होता है, हर जो प्लेस होता है उसका एक अलग कोऑर्डिनेट होता है। अपने भादरा का एक अलग कोऑर्डिनेट है, और जैसे और अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, अलग अलग जगह उनके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स है, और उन कोऑर्डिनेट्स के अगर आपका मोबाइल है वो किस कोऑर्डिनेट के ऊपर फ़िलहाल है उसके हिसाब से वो ट्रैक करता है कि वो कहाँ पे है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अगर आपको ये समझना है कि चीज़ों को कि वो फ़िलहाल है कहाँ पे, ठीक है। हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, चार्जेस के बीच में फोर्सेस की बात करें तो सबसे पहले ये तो पता हो कि चार्ज है कहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। एरोप्लेन वगैरह में भी यही सिस्टम यूज़ होता है, क्योंकि देखो अर्थ है वो चारों तरफ से राउंड है, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने अपना एक सिस्टम बना लिया है। हमने जो लंदन है, लंदन में आपको पता है जो 0 डिग्री लाइन है, वहाँ से हम कोऑर्डिनेट को स्टार्ट करते हैं और फिर पूरा जो वर्ल्ड है उसके ऊपर कोऑर्डिनेट्स को अलग अलग स्प्लिट करते हैं। जो भी इस पे बात करते हैं, मान लो आपके पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर ये हो गई आपकी वाई एक्सिस और ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस,
ठीक है, क्लियर। अब मान लो ये आपका ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पे एक चार्ज है Q1, क्लियर। और जो Q1 चार्ज है वो आपका जो ओरिजिन है उससे R1 वेक्टर पोजीशन पे है, क्लियर, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चार्ज है दूसरे वाला Q2, और वो जो चार्ज है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहाँ सिचुएटेड है, वो मान लो सिचुएटेड है यहाँ, और ये पोजीशन मान ली R2 पोजीशन। अब ये देखो आप, ये जो Q1 चार्ज है ये Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ फोर्स लगा कौन रहा है, 1 Q1, और लग किस पे रहा है, 2 पे। ध्यान रखो भी, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस है जैसे राम ईट्स मोहन, मान लो राम है वो मांसाहारी है, खा गया मोहन को, तो सबसे पहले आप डूअर लिखोगे और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो भी आपका जो रेफरेंस है उसको लिखोगे आप। तो सबसे पहले वो लिखो जो काम कर रहा है, जो फोर्स लगा रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, तो 1 लगा रहा है और 2 पे लग रहा है, तो इधर की ओर फोर्स लगेगा F12, ठीक है। ये Q2 भी, ये भी फोर्स लगाएगा इधर की ओर, और ये कितना फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कितना होगा, F2, क्लियर। अब सबसे पहले हाँ, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस अगर यहाँ खड़े होके देखोगे, इधर अपनी नज़रें घुमाओगे और इधर देखोगे डिस्टेंस इधर, तब तो आपको लगेगी ये डिस्टेंस R12, क्लियर है। और अगर यहाँ खड़े होके देखोगे और इधर देखोगे, नज़रें घुमा के इधर देखोगे, तो ये डिस्टेंस आपको लगेगी R21, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जो R12 कह दो चाहे R21 कह दो, दोनों एक जैसी है, ठीक है, दोनों डिस्टेंस बराबर है, ठीक है, दोनों डिस्टेंस बिल्कुल आपकी क्या है, डिस्टेंस बिल्कुल आपकी दोनों इक्वल है, ठीक है। तो फिर चेंज क्या है दोनों में, चेंज यही है, अगर यहाँ खड़े होके देखोगे तो इधर मूव करना पड़ेगा, और अगर इधर खड़े होके देखोगे तो इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, यानी खुद को घूमना पड़ेगा। अब एक चीज़ सोचो, अगर मैं इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा हूँ तो इस डायरेक्शन को मान दो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो फिर मेरी इस डायरेक्शन को मैं क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। दो ही हमारे पास ऑप्शन है, अगर इस एक्सिस को, इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो इस डायरेक्शन को क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव, ठीक है। और डायरेक्शन को फिजिक्स में कैसे दिखाते हैं, डायरेक्शन का मतलब होता है कैप, ठीक है। तो जो R12 कैप है और R21 कैप है, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, बस छोटा सा डिफरेंस है। वो किस चीज़ का, अगर R21 इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो R12 क्या होगी, नेगेटिव। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, आप पूरा इसको लिखोगे, देखो ये टॉपिक मैं लिख ही देता हूँ, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब XY ग्राफ, विच सिचुएट Q1 at R1 position vector and Q2 at R2 position vector. Now all the data are shown up in the diagram and
देन। ठीक है, हमने लिख दिया है कि जो कुछ हमने Q1, Q2, F12, F21 माना है वो सारा हमने ग्राफ में शो कर दिया है, बाकी हम आगे भी शो कर देंगे। तो सबसे पहले देखो F12 कितना होगा। ठीक है, क्लियर। F12 वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो फोर्स को वेक्टर में लेना पड़ेगा। ध्यान से एक एक चीज़ ध्यान से देखना। K है वो स्केलर है, उसका कुछ नहीं है वेक्टर में। ठीक है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, Q1 Q2 अपॉन में R12 और इसका स्क्वायर। अब एक चीज़ सुनो, कोई भी वेक्टर होता है ना, R वेक्टर, उसकी अगर स्क्वायर कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है स्केलर। कैसे? R मान लो आप एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। अगर आप स्क्वायर करोगे तो आप क्या कर रहे हो रियलिटी में, R डॉट R, यही तो होगा R का स्क्वायर। ठीक है, और R डॉट R करोगे यानी इसी का डॉट करोगे इसी के साथ, और अगर इसी का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो I के साथ I1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या इसमें कहीं आई जे के कैप का कुछ है, नामो निशान नहीं है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, स्केलर है। तो ध्यान रखना भी ये स्केलर होगा। अच्छा, अगर आप गलती कर देते हो, गलती से इसको वेक्टर लगा भी देते हो, ठीक है, तो फिर इसको वापस क्या करो, मोड लगा के स्केलर करो। बट इतना करो ही मत, इससे अच्छा तो इसके ऊपर कुछ लगाओ ही मत, इसको स्केलर ही रहने दो। भाई हम 5 अगर ऐड करके 5 माइनस करते हैं, इससे अच्छा तो 5 ऐड ही मत करो। ठीक है, तो F12 इतना हो गया, सब कुछ शो कर दिया हमने, K Q1 Q2 अपॉन में R12। ये वाली जितनी भी टर्म है इसके अंदर कहीं कोई वेक्टर नहीं है, लेकिन इधर वाला तो वेक्टर है। यानी रह क्या गया, रह गया फोर्स की डायरेक्शन को दिखाना। और कोई भी चीज़ की डायरेक्शन को कैसे दिखाया जाता है, उसके कैप से। तो हम इंटू कर देंगे R12 कैप। इसको बॉक्स के अंदर क्लोज करो और नेम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब यहाँ आगे आप डिनोट कर सकते हो, जैसे यहाँ आप लिख सकते हो कि F12 है वो आपका क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2। और आगे आप ये भी बता सकते हो R12 ये डिस्टेंस है बिटवीन चार्जेस। ये भी आप बता सकते हो कि R12 कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर। ठीक। सिमिलरली F21 क्या होगा, कि क्योंकि हमने मीडियम नहीं बदला है, हमने अपना पहले वाला ही एक्सपेरिमेंट चालू रखा है। Q2 Q1 R21 इसका स्क्वायर और R21। क्लियर है, ये हो गया F21। सही। यहाँ भी आगे बता सकते हो आप कि F21 है वो आपका क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन Q1। ठीक है, और R21 कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसके बाद देखो आप डेरिवेशन को जितना लंबा खींचना चाहो खींचो, बट इसको 2 नंबर से ऊपर नहीं पूछेंगे इस डेरिवेशन को। ठीक है, और एग्जामिनर को आपके कंटेंट से मतलब होता है, उसको ये इस चीज़ से मतलब ही नहीं होता कि आप कितने पेजेस भर रहे हो।
ये एक ओल्ड कंसेप्ट है और ना अपने साइंस में ये कंसेप्ट लागू होता। तो आपको एकदम फ्रैंक रहना है चीज़ों में, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे कि हम ग्राफ को देखते हैं फ्रॉम ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन। अगर आप ग्राफ को ऑब्जर्व करते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? आपको दिखाई देता है कि R12 और R21 है वो इक्वल है, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। और R12 और R21 तो सच्ची में इक्वल है, क्योंकि दोनों ही केवल और केवल क्या है? डिस्टेंस है। अब आप क्या करो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, इस कंपाइलेशन को इक्वेशन नंबर 3 दे दो, और यहाँ इक्वेशन 3 की वैल्यू है वो पुट कर दो इक्वेशन 2 में। पुटिंग इक्वेशन 3 वैल्यू इन इक्वेशन कितना है भी है 2। अगर पुट करोगे तो F21 के, इसको कैसे लिखो भी? Q1 Q2 4 इंटू 3 लिखो, 3 इंटू 4 लिखो। R21 की जगह क्या पुट करना है? R12 इसका स्क्वायर और माइनस R21 है ना, R12 कैप, ठीक है। अगले स्टेप में ये माइनस आगे आ जाएगा और के Q1 Q2 अपॉन R12 की स्क्वायर R12 के Q1 Q2 R12 स्क्वायर R12 के। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? इसकी जगह आप लिख सकते हो F12, बट बच क्या गया? माइनस। तो ये रिजल्ट। तो इसके बाद डेरिवेशन है वो ख़त्म होता है। लास्ट में आप लिखोगे फ्रॉम अबव डेरिवेशन, ठीक है। फ्रॉम अबव डेरिवेशन वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्सेस F12 एंड F21 बोथ विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी दोनों जो फोर्सेस है, जो Q1 Q2 पे लगा रहा है, Q2 Q1 पे लगा रहा है, वो बिल्कुल इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, तो बस उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होगी? अपोजिट होगी। दैट इज़ द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम लॉ। तो इसको अच्छे से करना भी, इसको नोट करना बढ़िया तरीके से, काफ़ी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। और बाय।